एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज की खबर आपको बताएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, क्या बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदुओं को भी मार दिया जाएगा? क्योंकि बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आई है उससे यही सवाल खड़ा हो रहा है। और इधर बॉर्डर पर जिहादी जुटने लगे हैं और बीएसएफ ने उनकी ठुकाई शुरू कर दी है। आपको शुरू से बताता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। कल हिंदू को जलाया गया, आज हिंदुओं के घरों पर हमला। सुनवाइए जरा। देखा दर्शकों आपने, बांग्लादेश में मजबूर और हिंदुओं को, चाहे वो रिक्शे वाले हो या फिर सड़क चलते लोग, उन्हें मारा जा रहा है। देखिए जरा बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है। सुनवाइए जरा इसे। बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी निशाने पर आ गई हैं और बांग्लादेश में अब हिंदू महिलाओं का रहना भी मुश्किल है। दर्शक देखिए जरा कैसे बुर्का पहनने की कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। दर्शकों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन कुछ कठमुल्ले हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं जो महिलाओं को मार रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, ढाका की ये तस्वीर है दर्शक। लेकिन दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाता हूं, इधर देख रहे हैं आप, नीतीश के खिलाफ बुर्का गैंग आ गया है और नीतीश को धमकी दी जा रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है दर्शकों, हिंदू महिलाओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है और जो लोग नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं वो हिंदू की मौत पर खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अब दर्शकों देखिए जरा, इन लोगों को देखिए आप, पहले इन्हें जरा सुनिए, ये कैसे कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। सुन लिया दर्शकों आपने, ये कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस्मान हादी के कातिल का कत्ल कर दो।
ये सर तन से जुदा वाले लोग हैं, ये अब बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे हैं। दर्शकों, ये बॉर्डर की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं, वहां पर हिंदू बहुल इलाका है और वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जाए। लेकिन क्या ये सब मुनीर, पाक और आईएसआई के इशारे पर हो रहा है? इन कट्टरपंथियों की भीड़ को लेकर तमाम सवाल हैं कि इनका क्या किया जाएगा। उसका जवाब मैं आपको देता हूं। देख रहे हैं ये नेता टी राजा ने वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं बीएसएफ ने इनकी ठुकाई शुरू कर दी है। सुनवाइए जरा। यहां ठुकाई शुरू हुई और उधर पीएम मोदी ने भी आज बंगाल की धरती से संदेश दे दिया बांग्लादेश को कि घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। टीएमसी की साजिशों हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। হাদি তুমি হারিয়ে যাবে না, তুমি কোনোদিন কেউ তোমাকে ভুলতে পারবে না। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के अंत की स्क्रिप्ट तैयार है। बीएसएफ की बंदूकें लोड हैं, बस एक इशारा और गोलियों की गूंज से जिहादियों का अंत। वैसे उस्मान हादी के जनाजे में आईसिस और अलकायदा सब खुलकर आ गए हैं। जो अलकायदा के लिए खेल रहे थे वही हिंदुओं को जला रहे हैं, इसका सबूत सबके सामने है। मोहम्मद यूनुस को लगा कि ये तो मेरे समानांतर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है कि उन्होंने ही इसको षड्यंत्र रच के मनवाया और उसमें मदद ली पाकिस्तान की, आईएसआई की और पाकिस्तान की आर्मी की। कट्टरपंथ नहीं, ये बांग्लादेशी आतंक की कहानी है जिसका एक एक किरदार रडार पर है, फिर चाहे बंगाल में घुसकर ही क्यों ना बैठे हों। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। कट्टरपंथी आतंक के अंत के लिए मोदी का ये इशारा ही काफी है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का तो पता नहीं, ऑपरेशन यूनुस करीब आ चुका है, बस देखते जाइए। आज दर्शकों में आपको पूरी पिक्चर बता दूंगा बांग्लादेश की, लेकिन इसकी शुरुआत कर रहा हूं कैसे बीएसएफ की तैयारी है। आइए जरा आपको बताते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अत्याचार का जिहादी राउंड 2 शुरू कर दिया है और हिंदू दीप को जिंदा जलाने वाली भीड़ अब महिलाओं को टारगेट कर रही है। हिंदू महिलाओं पर जबरन हिजाब और बुर्का पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। दर्शकों, वेस्टर्न ड्रेस पहनने पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी महिलाओं को पीट रहे हैं, यानी बांग्लादेश पूरी तरह शरिया कानून की तरफ बढ़ गया है। और ये आप देख रहे हैं दर्शकों, सेक्युलर गैंग नीतीश के हिजाब पर हंगामा कर रहा है, लेकिन हिजाब प्रेमी बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के अत्याचार पर चुप हैं, कुछ नहीं कह रहे इन जिहादियों से। और दूसरी तरफ कट्टरपंथी देख रहे हैं ना आप, भारत बॉर्डर की तरफ कूच करने का प्लान बना रहे हैं, ये खबर है। हालांकि टी राजा ने दावा किया कि बीएसएफ ने बॉर्डर पर इनका इलाज शुरू कर दिया है। 2 आतंकी भारत में घुस रहे थे, सेना ने उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। टी राजा के मुताबिक एनकाउंटर सिलहट मेघालय बॉर्डर पर हुआ है दर्शकों। और उधर बवाल के बीच पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर बंगाल से ही बड़ी स्ट्राइक कर दी। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी की साजिश में सावधान रहना होगा, वो साजिश कर रहे हैं।
मैंने देखा गो बैक मोदी के बोर्ड लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। बेहतर होता गो बैक घुसपैठी लिखा होता। यानी इधर घुसपैठियों की ठुकाई शुरू हो गई और उधर पीएम मोदी ने भी वार्निंग दे दी। हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। यह तो मोदी की चेतावनी है दर्शकों, लेकिन जिहादी क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में आपको दिखाता हूं दर्शकों में। पहले आप ये तस्वीर देखिए, यह है उस्मान हादी। इसी की मौत के बाद हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ है। अब इसे तो पाकिस्तान की साजिशन हत्या का शिकार होना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश कैसे जल रहा है दर्शकों, और हिंदुओं को कैसे जलाया जा रहा है वो तो आपने देख लिया। अब कट्टरपंथी आंसू बहा रहे हैं, हादी की मौत पर ये आंसू बहा रहे हैं। कल जब हिंदू को मौत के घाट उतारा तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज हादी की मौत पर ये आंसू बहा रहे हैं दर्शकों। मैं आपको दिखाता हूं, ये सिर्फ आंसू दिखावा है। देख रहे हैं, इन्होंने संसद भवन पर हमला कर दिया बांग्लादेश की, और यूनुस जो इन कट्टरपंथियों के साथ होने का दावा करते हैं, अब वो भी खतरे में आ गए। तमाशा देख रहे हैं, सुनवाइए जरा। देखा दर्शकों आप, ये जनाजे के बहाने संसद में जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, जो इन कट्टरपंथियों की सोच से पर्दा उठा देगी। पहली तस्वीर आप देखिए, एक हिंदुओं को जलाया गया, मारा गया, और तब इन कट्टरपंथियों के हाथ नहीं कांपे, और आज ये आंसू बहा रहे हैं। किस मुंह से आंसू बहा रहे हैं? फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, और इनका दोहरा चरित्र दुनिया के सामने। लेकिन दर्शकों, जो लोग फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते थे वो अब गाजा पर चुप हैं, और इसको लेकर अब पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह दर्शकों कि जब इस तरह की हरकत की जाती है, दौरी मानसिकता तो नजर आती ही आती है, लेकिन कट्टरपंथियों की साजिश भी पता लगती है। इनकी साजिश क्या है, आइए जरा आपको बताऊं मैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब यूनुस के हाथों से निकल चुके हैं। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे के बाद कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। यूनुस के सामने कट्टरपंथियों ने संसद पर हमला कर दिया। हादी के जनाजे में शामिल होने के बाद 1 लाख कट्टरपंथी देख रहे हैं ना आप। यानी जिन कट्टरपंथियों को यूनुस ने पाला, अब वही काटने को दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, और हसीना के मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल्लाह चौधरी ने यूनुस को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। कहा कि वो एक कट्टरपंथी था जिसकी यूनुस सरकार ने मदद ली। कट्टरपंथियों की मदद से यूनुस सरकार ने पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़काई ताकि 2026 में होने वाले आम चुनावों को टाला जा सके, और यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए अराजकता, हिंसा और हमले करवा रहे हैं। यानी बांग्लादेश के नेता भी अब यूनुस की कट्टरपंथी चाल को समझ चुके हैं।
दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होना है ताकि नई सरकार का गठन हो, लेकिन चुनाव हुए तो यूनुस के हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसलिए यूनुस चुनाव टालने के लिए कट्टरपंथी और दंगों का सहारा ले रहा है, दंगाइयों का सहारा ले रहा है दर्शकों। लेकिन बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने इस कत्लेआम के पीछे यूनुस का हाथ बताया है, सुनिए जरा। The person that you have called a prominent leader was a firebrand fanatic who was calling for blood of others. Using that as an excuse, the Yunus regime wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country. देख लिया दर्शकों आपने, यूनुस ने कैसी चाल चली है। लेकिन कट्टरपंथी तो किसी भी बहकावे में आकर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं दर्शकों। लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है दर्शकों, दिखाइए फुल फ्रेम कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं, देख रहे हैं ना आप कैसे बीएसएफ ने ठुकाई शुरू कर दी है। ये दावा कर रहे हैं टी राजा, एक बार फिर देखिए इस वीडियो को। लेकिन दर्शकों आपको आज मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो तो आपको हैरान कर देगी, आपको जानकर ताज्जुब होगा। दर्शकों ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ढाका में आईसिस का झंडा लहराया जा रहा है, यानी आईसिस की सोच ढाका पहुंच गई है और इसलिए क्या हिंदुओं को जलाया जा रहा है। सुनिए जरा कैसे नारे लगा रहे हैं दर्शकों। बड़ी बात क्या, आईसिस का झंडा दिखना आम बात नहीं है, यानी अभी आतंकी मुल्क बन गया है और उसका सबूत है ये दो चेहरे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन चेहरों को। क्या ये अलकायदा पूरी तरह से बांग्लादेश में हावी हो चुका है? क्या अलकायदा के कहने पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है? दर्शकों आज आपको मैं एक एक तस्वीर बताने वाला हूं और एक एक सबूत देने वाला हूं कैसे आतंकी मुल्क बन गया है बांग्लादेश, कैसे साजिश रची जा रही है। आइए जरा आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए दर्शकों। पाकिस्तान और आतंकी भारत से सीधे भिड़ने से डरते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद मुनीर को अब डर सताने लगा है। दावा है कि इसी लड़ाई को पाकिस्तान बांग्लादेश के सहारे लड़ रहा है और इसका सबूत हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शामिल आतंकियों से मिला। दर्शकों ये आगे खड़े हैं माइक हाथ में लेकर। राजधानी ढाका में सबसे दुर्दांत आईसिस संगठन जो आतंकी है दर्शकों, आतंकी संगठन है, उसके झंडे लहराए गए। आप सोचिए जरा। दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन में अलकायदा के आतंकी नजर आए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शाहबाग में प्रदर्शन के दौरान मंच पर अलकायदा के 2 आतंकी मौजूद थे। पहला आतंकी है जसीमुद्दीन रहमानी और दूसरा आतंकी है अताउर रहमान बिक्रमपुरी। बड़ी बात क्या, जसीमुद्दीन अलकायदा की अंसरुल्लाह बांग्ला शाखा को लीड करता है। 2013-2016 के बीच नास्तिक ब्लॉगर्स की हत्याओं में इसी आतंकी का हाथ था दर्शकों। और आवामी लीग सरकार के दौरान जसीमुद्दीन रहमानी आतंक रोधी कानून में गिरफ्तार भी हुआ था। लेकिन यूनुस जैसे ही सत्ता में आए आतंकी क्रांतिकारी बन गए और अब दुनिया के सामने भी आने लगे दर्शकों। इन आतंकियों का भारत और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भाषणों का पुराना रिकॉर्ड है। पाकिस्तान अब इन्हीं आतंकियों को आगे कर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है दर्शकों। और इसलिए कहा जा रहा है ये आतंकी भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन सुनिए जरा इन आतंकियों की साजिश क्या है, सुनवाता हूं मैं आपको। शरीफ उस्मान हादी एक छात्र नेता था जो बहुत ही वॉलेटाइल हिंदुओं के खिलाफ भाषण देता था, जैसे हिटलर यहूदियों के खिलाफ दिया करता था। और ये आने वाले बांग्लादेश के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला था। इसकी
स्वीकार्यता को देखते हुए मोहम्मद यूनुस को लगा कि ये तो मेरे समानांतर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है कि उन्होंने ही इसको षड्यंत्र रच के मनवाया और उसमें मदद ली पाकिस्तान की ISI की और पाकिस्तान की आर्मी की, और इसको मनवाने के बाद दोष मना जाए कि ये भारत का करवाया हुआ काम है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी भाषण देता था। और इसलिए अब ISIS के वहां पे झंडे लहराए जा रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि ये आतंकियों का काम है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर सियासी दल भी मैदान में आ गए। सुनिए विपक्ष के नेता इससे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। कल बांग्लादेश में फिर से हिंसक घटनाओं की खबर आई और लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, उन टारगेटेड अटैक हो रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अब हमारे देश के ईस्ट में, हमारे देश के वेस्ट में दोनों तरफ ही रेडिकलाइज इस्लामिस्ट नेशंस हो चुके हैं और सरकार चुप बैठी है, तो एक सवाल उठ खड़ा होता है कि जो लोग पूरी अपनी राजनीति, और हाल ही में विंटर सेशन खत्म हुआ है, जो अपनी पूरी राजनीति घुसपैठिया करके करते हैं, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब तक इसका संज्ञान नहीं लिया है और वहां की सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी है? क्या हुआ है? लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। ये बांग्लादेश कैसी साजिश कर रहा है ये तो आपने देखा दर्शकों। लेकिन दर्शकों, बांग्लादेश जिसके लिए मां भारती के सपूतों ने प्राण न्यौछावर किए, जिसकी आजादी के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया से लड़ गया, उसी बांग्लादेश में अब पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदू मुर्दाबाद गूंज रहा है। दर्शकों देखिए जरा, जिसे कट्टरपन से आजादी भारत ने दिलाई, वहां हिंदुओं को जलाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के सिर पर हिजाब या बुर्के का बोझ लादा जा रहा है। सोचिए बस आप, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, यही तो एक भारतीय नारी की पहचान है, सनातनी महिला की पहचान है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका गहना है। लेकिन बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं का सिंदूर मिटाया जा रहा है दर्शकों, साड़ी की जगह बुर्का पहनाया जा रहा है, और जब महिलाएं इनकार करें तो क्या उन्हें पीटा जा रहा है। देख रहे हैं आप, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए आप इन तस्वीरों को। लेकिन धर्म के ठेकेदार आज चुप हैं। ना संसद से कोई आवाज आई, ना सत्ता से। इन हिंदुओं की बात सिर्फ प्रियंका गांधी की जुबान पर आई है। सुनवाता हूं आपको। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। अब सवाल उठता है, क्या भारत के हिंदू रक्षक किसी दबाव में है? चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का अपना कोई एजेंडा होगा। अफजल प्रेमियों को बस फिलिस्तीन के मुद्दे पर ही दिल में दर्द होता होगा। लेकिन वो हिंदुत्व के रखवाले आज खामोश क्यों हैं? किसी की जुबान पर एक शब्द नहीं है। अरे आपसे अच्छे तो वो कनाडा के सांसद हैं जो क्रूरता पर बोलने से डरते नहीं है, हिचकते नहीं है। सुनिए जरा। Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. I want the petitioners to know that their voices are. विदेशों से आवाज उठ रही है, विपक्ष से आवाज उठ रही है, लेकिन किसकी आवाज नहीं निकली आप खुद बताइए। क्योंकि हम आज अगर नाम बताएं तो कई लोगों को दर्द हो जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व के ठेकेदार हैं बहुत सारे, उनको मेरी बात चुभेगी। अरे ऐसी सियासत से भले तो वो सनातनी हैं जो डंके की चोट पर कट्टरपंथियों को ललकार रहे हैं दर्शकों, और सिर्फ ललकार नहीं रहे, वो आज हिंदुओं को बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। सुनिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी, एकदम शांत। देखो बहुत बुरे लोग हैं ये लोग, कुछ नहीं हो सकता, पर हम क्या कर सकते हैं। अगर सनातनी माँ का दूध पिया है ना, तो आज एक कसम खा लो, किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। कोई फल वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई टेलर हो तो तुम पूछ लो कौन हो। और अगर वो बांग्लादेशी है, अगर वो सनातनी नहीं है, तो उसका बहिष्कार कर दो। यही होगी उस सनातनी को सच्ची श्रद्धांजलि।
बांग्लादेश में जो चल रहा है दर्शकों वो ट्रेलर है, गाहे बगाहे बंगाल में भी दिख जाता है, लेकिन ऐसी चुप्पी पहले किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं साधी। आज तो दर्शकों अटल जी का वो दौर याद आता है मुझे, वो अटल जी जो किसी भी मुद्दे से डरते नहीं थे और ना चुप रहते थे। अपनी कविता में भी उन्होंने बंगाल में जो कुछ हुआ वो उस दौरान बताया, लेकिन आज बांग्लादेश पर वो सटीक बैठता है। सुनिए जरा अटल जी। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही माँ का मस्तक मंडित होगा। वह कपूत है जिसके रहते माँ की दीन दशा हो, वह कपूत है जिसके रहते माँ की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो। घर का दीपक व्यर्थ मात्र मंदिर में जब अंधियारा। कैसा हाथ विलास के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने माँ के टुकड़े करके दीप जलाए, किस बेटे ने माँ के टुकड़े करके दीप जलाए। किसने भाई की समाधि पर ऊंचे महल बनाए। चिता भस्म पर किसने सुख के स्वर्णिम साज सजाए। किसने लाखों के विनाश पर जय के वाद्य बजाए। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किसने आग लगाकर अपने घर में किया उजाला। किसने निज का सुख खरीद मां का विक्रय कर डाला। ये बांग्लादेश में हो रहा है और आज तो बंगाल का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। दर्शक, घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम जारी है। भगाइए घुसपैठियों को हम तो कहेंगे, लेकिन कितनी हिंदू होंगे, कितनी हिंदू महिलाएं होंगी बांग्लादेश में अगर उन्हें बचाया नहीं गया। अगर यूनुस की कट्टरपंथी सरकार को समझाया नहीं जा सकता तो कम से कम बॉर्डर खोलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा हमारे हिंदू भाई बहनों को कि आइए आप। कम से कम हमारी माताओं को बिंदी तो नहीं हटानी पड़ेगी, सिंदूर तो नहीं पोंछना पड़ेगा और फिर छेड़ दीजिए, छेड़ दीजिए। एक बड़ी बात, एक और ऑपरेशन सिंदूर जिहादियों के खिलाफ, जिनका रिमोट मुनीर के हाथों में, आईएसआई के हाथों में। कुछ तो करिए कम से कम। हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे मत छोड़िए जैसे उनका कोई है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं का सिर्फ दर्शकों एक देश बचा है, वो देश भारत है दर्शकों। और भारत में भी अगर वो नहीं तो फिर कहां जाएंगे, क्योंकि अब तो भारत में भी मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही है दर्शकों। नीतीश कुमार को कब्र वाली धमकी दी जा रही है दर्शकों। आपको विश्वास नहीं होता, तस्वीर पहली दिखाता हूं मैं। ये देख रहे हैं आप, बुर्का ना पहनने पर अभी मैंने आपको बताया महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है कि आप बुर्का पहनो। और इधर नीतीश कुमार ने, एक महिला वहां पहुंची थी और उसका हिजाब हटाया। इसे लेकर देश भर में उनके खिलाफ मुहिम छिड़ गई है। कैसी मुहिम छिड़ी है दर्शकों आपको बताता हूं। ये कट्टरपंथी मुहिम बता रहे हैं, लेकिन ये धमकी है, ये चेतावनी है दर्शकों। आप विश्वास नहीं करेंगे, कब्र वाली धमकी दी जा रही है। सुनिए जरा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी। मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी हमारे सामने होता। कब्र खोदने की धमकी दी जा रही है। और ये शुरू कहां से हुआ दर्शकों? ये ओवैसी के नेता, और इन्होंने नीतीश कुमार पर सबसे पहले धमकी दी, चेतावनी भरे लहजे में उन्हें ललकारा। सुनिए जरा। ऐसी अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। लेकिन दर्शकों इधर आप देखिए जरा, झारखंड के मंत्री हैं इरफान, ये धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार को। ये कैसी धमकी दे रहे हैं संवैधानिक पद पर होने के नाते? सुनिए जरा, क्योंकि एक एक तस्वीर आज हम आपको बता रहे हैं। यही है वो मंत्री झारखंड के जो कह रहे हैं
कि हम इलाज कर देंगे नीतीश कुमार का। और आपको बताएं दर्शकों, ये जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये भारत में सोचिए जरा, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने एक पिता की हैसियत से हिजाब हटाया तो धमकी दी जा रही है। क्या बांग्लादेश बनाने की तैयारी है? क्या अब नेता भी इसी तरह की धमकी देंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों। और आपको एक एक तस्वीर आज मैंने बता दी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि एक तरफ बंगाल में, बांग्लादेश में माफ कीजिए, महिलाओं को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ झारखंड से धमकी दी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को कैसी धमकी दी जा रही है? और ये पता है कौन है दर्शकों? ये बुर्के के पीछे छिपे मौलाना है। इस बुर्का ब्रिगेड में कई मौलाना हैं जो नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं। बुर्का ब्रिगेड नीतीश के खिलाफ फिर लामबंद होने लगी है। यूपी, राजस्थान, झारखंड, मुंबई से नीतीश कुमार को धमकियां मिल रही हैं। कोई नीतीश की कब्र खोदने की तो कोई इलाज करने की बात कह रहा है। राजस्थान के कोटा में नीतीश के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। आपको बताएं, कट्टरपंथियों ने नारे लगाए कि नीतीश तेरी कब्र खुदेगी, यहीं खुदेगी। जबकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, मैंने आपको दिखाया, वो बोलते बोलते मर्यादा लांघ गए। मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश के इलाज वाली धमकी दी है और कहा है अगर जरूरत पड़ी तो सीएम नीतीश का इलाज हम कर देंगे। यानी नीतीश ने एक पिता की तरह बेटी का हिजाब हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर पूरे भारत से कट्टरपंथियों की धमकियां आने लगी। और आपको बताएं, हैरत की बात तो यह कि यही धर्म के ठेकेदार बांग्लादेश की घटना पर चुप हैं। इस बुर्का ब्रिगेड को बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखता है, लेकिन नीतीश का बुर्का हटाना इतना बड़ा गुनाह हो गया दर्शकों कि कब्र खोदने की धमकी दी जा रही है। इसी वजह से नीतीश की सिक्योरिटी बुर्का ब्रिगेड के चक्कर में बढ़ा दी गई है। लेकिन सुनिए मंत्री कैसे नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं, सुन बात हो। मंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहां जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूं। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूं। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए। और अब दर्शकों, देखा आपने बांग्लादेश में कट्टरपंथी कैसे उग्र हो गए। लेकिन जिस आईसिस का झंडा बांग्लादेश में लहराया जा रहा था, वहां पर ट्रंप ने बमबारी कर दी है दर्शकों। और अब अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान का है, आतंकिस्तान का है। दिखाता हूं पहली तस्वीर दर्शकों। अमेरिका ने आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। आईसिस के ठिकानों पर बम वर्षा की है दर्शकों। फुल फ्रेम दिखाइए इसे जरा, कैसे अमेरिका ने हमला किया, सुनवाइए। देखा दर्शकों आपने। लेकिन अब मैं बताता हूं, सीरिया में 70 ठिकानों पर, आतंकियों के 70 ठिकानों पर बम बरसाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनवाइए जरा एम्बियंस। अब दर्शकों, ये तो सिर्फ आपने तस्वीर देखी कि धमाका कैसे हुआ, बम कैसे बरसाए, लेकिन देख रहे हैं आप कितना बड़ा हमला था ये। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकियों को सीधा चैलेंज कर दिया है और ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही ऑपरेशन हॉकाई अमेरिका ने लॉन्च किया है। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया, सवाल कि कौन से घातक हथियार और विमान, तो A-10C थंडरबोल्ट दर्शकों, ये अमेरिका का फाइटर जेट है और इससे आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। यही है दर्शकों वो जो आसमान में गर्जना कर रहा है। यही है अमेरिका का वो हथियार जिससे आतंकियों के ठिकाने पर बम बरसाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। और दर्शकों, ये AI जनरेटेड वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या,
सीरिया के बाद पाकिस्तान का नंबर है और इधर भारतीय सेना भी तैयार है। अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो भारत तो मारेगा ही, उधर से अमेरिका भी तैयार है। सीरिया में अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक पर आतंकी हमले का बदला ट्रंप ने डंके की चोट पर लिया। ऑपरेशन सिंदूर की तरह घर में घुसकर आईसिस के 70 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और बता दिया ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आतंकी हमले का बदला और भीषण होगा। लेकिन इस हमले के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ है। मुनीर को डर है अमेरिका की तरह भारत नया ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकता है, क्योंकि वैश्विक पटल पर युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की। फिर भारत भी इसी लड़ाई में कहां पीछे रहने वाला है जब रूस और इजराइल जैसे देश भारत के साथ हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपको बताता हूं कैसी शुरुआत की है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका ने सीरिया में आईसिस के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। दर्शकों देख रहे हैं ना आप, वॉर रूम में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप। इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। आपको यह भी जानकारी दें, सीरिया में अमेरिकी सैनिक पर आतंकी हमले का यह बदला है। इस हमले में 70 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। खबर आपको बताएं, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हथियारों का इस्तेमाल किया, जो आप इधर देख रहे हैं। सबसे खास बात, अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइलों पर शहीद के नाम भी लिखे थे। दर्शकों, मिसाइल पर सार्जेंट एडगर का नाम लिखा था जो 25 साल के थे। इसके साथ ही एक और मिसाइल थी जिस पर 29 साल के जवान सार्जेंट विलियम का नाम लिखा हुआ था। इसके लेकर अमेरिकी अधिकारी ने कहा यह एक भावुक श्रद्धांजलि थी ताकि आईसिस आतंकियों के जहन में यह हमला हमेशा रहे। ऑपरेशन में अमेरिका ने शक्तिशाली फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। दर्शकों यही है वो F-15E स्ट्राइक ईगल, 2 इंजन वाला सबसे घातक तेज लड़ाकू विमान है। आपको बताएं ग्राउंड अटैक और एयर टू एयर लड़ाई में ये दोनों में माहिर है। इसके अलावा A-10C थंडरबोल्ट, जैसा हम आपको बता रहे हैं, वॉरथॉग भी इसे कहते हैं, और ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए विशेष विमान है। इसमें 30 mm की बड़ी गन भी शामिल है। थंडरबोल्ट में कम ऊंचाई पर उड़ान और लंबे समय तक हमले की क्षमता है। आईसिस जैसे जमीनी आतंकी संगठनों के खिलाफ ये बहुत प्रभावी माने जाते हैं। साथ ही AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने भी सीरिया में बम बरसाए और आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगला नंबर पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का नंबर क्यों है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दिखाइए जरा, क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीर सामने आ रही है। इधर तो आपने देखा सीरिया में जबरदस्त बमबारी हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ चुके हैं। खबर आपको बताऊं मैं, मूव कीजिए इसे। पाकिस्तान की बारी आ गई है और भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी दिल्ली बम धमाके को पाकिस्तान की साजिश बता चुके हैं। साथ ही पीओके में आतंकी गतिविधियों की तस्वीर भी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है पाक के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंक का ग्लोबल सेंटर है, और आतंकवाद से मुकाबले के लिए रूस इजराइल भी साथ आ गए। यानी आतंक की फैक्ट्री पाक पर सीरिया की तरह हमला किया जा सकता है, और इसके पीछे लश्कर, जैश और आतंकी संगठन आईसिस का कनेक्शन है। यह आतंकी संगठन एक दूसरे को हथियार भी मुहैया करवाते हैं। दर्शकों बड़ी बात क्या, मुनीर के इशारे पर पीओके में आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। दिल्ली बम धमाके का भी जैश से कनेक्शन होने का दावा किया गया था। मतलब पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत के पास पुख्ता सबूत हैं, और अब सीरिया का नंबर लग गया है, अब नंबर पाकिस्तान का है। लेकिन आज हमने एक्सपर्ट से इसी से जुड़ा हुआ सवाल किया, वो क्या करें सुनवाते हैं आपको। अमेरिका ने सीरिया में टेररिस्ट मारकर एक तरीके से बदला ले लिया है। 70 के करीब सीरियन टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट मारे गए हैं, और इसका क्रेडिट यूएस ने लिया है। सो इसका मतलब है कि कहीं पर भी टेररिस्ट हो, आपकी कंट्री के खिलाफ काम कर रहा है, तो आप उस कंट्री में जाकर उसको मार सकते हैं। सो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत को भी यही करना चाहिए।
तो भारत का पाकिस्तान के ऊपर हर अटैक जायज़ है, ज़रूरत है। हर वो स्ट्राइक जो दुनिया की कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में जाके अगर टेररिस्ट मारती है, उसके 24 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मारना चाहिए, घुसकर मारना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया और पाकिस्तान टेररिज्म पर यही लैंग्वेज समझते हैं तो मेरा आकलन है कि उनसे इसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, ये तो शुरुआत है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक तो चल रही है और ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से ये स्ट्राइक अब और ज्यादा बढ़ने लगी है। पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है। ये प्रतीकात्मक तस्वीर है दर्शकों, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आतंकी साजिश का खुलासा भी हो गया है और एक एक तस्वीर उसकी धीरे धीरे सामने आ रही है। आपको दिखाता हूं दर्शकों में, क्योंकि यहां जो मजदूर काम कर रहे थे दर्शकों, वो आतंकियों के रिश्तेदार थे। आप सोचिए जरा, ऐसा भी हो सकता है। यानी हमने कई आतंकी मॉड्यूल देखे, डॉक्टर का, पत्रकार का, लेकिन आज तो मजदूर आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा हो गया है। सुनवाता हूं आज हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने कैसे पर्दा उठाया, सुनिए जरा। आपका जो भाई है वो मतलब अब हिजबुल का बड़ा कमांडर है, आपके वहां पे पोस्टर भी लगे हैं कि 10 लाख रुपए इनाम है, तो आपकी उससे कोई बातचीत, कोई कुछ वैसा हुआ? सर कुछ नहीं, लगभग 16-17 साल से कुछ नहीं। तो लास्ट आप उससे कब हुई थी? 10-11 में हुई, उसके बाद नहीं हुई। तकरीबन 15-20 मिनट में वो निकल गया। तो क्या तब वो जब आपको मिला तो उसका बंदूक थी उसके पास? हाँ सर, हाँ। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि मतलब ये जो पुलिस ने मेगा वालों को कहा कि आप लोगों को वहां पे काम करवाने से जो है वो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप सोचिए दर्शकों, डॉक्टर जो मुजाहिद बन गए, फिदाइन बन गए, कई पत्रकार, कई ऐसे लोग जो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तो मजदूर भी आतंकी निकल रहे हैं। मुनीर के आतंकी भारत में बड़ी साजिश रच रहे हैं। आतंकियों के अब नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। डॉक्टर, वकील के बाद मजदूर मॉड्यूल सामने आ गया है दर्शकों। दावा है कि आतंकियों को मजदूर बनाकर भेज दिया गया। किश्तवाड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इन्हें काम पर लगाया। इनमें से 29 मजदूर संदिग्ध हैं जिसका आतंकियों से कनेक्शन है दर्शकों, और प्रोजेक्ट में आतंकियों के रिश्तेदार को लेकर काम का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अभी 29 मजदूरों के आतंकी संपर्क को लेकर चेतावनी दी। इनमें 5 मजदूरों को आतंकियों का रिश्तेदार बताया गया है। एक संदिग्ध मजदूर पर पानी के स्रोत दूषित करने का आरोप लगा है। सोचिए आप, पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यह 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। उसे लगता है कि प्रोजेक्ट का डिजाइन चिनाब नदी को प्रभावित करेगा। हालांकि भारत के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकास के लिहाज से बहुत अहम है और ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारत का, जो क्षेत्र में बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा। लेकिन पाकिस्तान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। यानी जैसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हो रही है, पाकिस्तान तिलमिला गया है। और इधर बीजेपी के किश्तवाड़ विधायक क्या कह रही हैं, शगुन परिहार, सुनिए जरा। जो कंपनी है, एग्जीक्यूटिंग कंपनी है, उनके जो ऑपरेशंस हेड हैं, उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया है कि अगर इंटरफेरेंस जारी रहा तो हम जो है प्रोजेक्ट को हॉल्ट करना पड़ेगा। आखिरकार कारण क्या है कि एक 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर जो है ये स्थिति आन पड़ी कि अब लगातार जो है वार पलटवार हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि पावर प्रोजेक्ट बीजेपी ने लाए किश्तवाड़ में, और पावर प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कंप्लीट हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल। वहाँ पे आपने देखा ही होगा, हाल ही में आपको पता चला होगा कि वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जिनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। वो लोग रह रहे हैं जो 10-10 साल पाकिस्तान रह के आए हैं। वो लोगों को काम मिल रहा है जिनकी फैमिली में कोई ना कोई जो है एक्टिव टेररिस्ट, एज ए एक्टिव टेररिस्ट काम कर रहा है। तो अगर उस कॉस्ट पे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को स्टेक पे रख के प्रोजेक्ट बनता है, और मुझे लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए। और दर्शकों, ये पाकिस्तान सिर्फ साजिश कर रहा है और अपने देश में भी गृह युद्ध की साजिश कर रहे हैं ये लोग। दिखाता हूं मैं कैसे। ये मुनीर और शहबाज इमरान खान और पत्नी पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब इंतकाम की घड़ी आ गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, दिखाइए पहली तस्वीर। कंगाल पाकिस्तान में क्या हो रहा है दर्शकों।
वो तो आप देख चुके हैं। लेकिन अब इमरान के बाद बुशरा बीबी को भी कैद खाने में प्रताड़ित किया जा रहा है और पाकिस्तान में इसे लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीबी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। दर्शकों, मुनीर और शहबाज की साजिश, ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की बुशरा को सजा देना इसी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। सुनिए जरा उसके बाद सड़क पर कैसे समर्थक आ गए। तेरा हिजाब होगा, हर एक गुनाह बेनकाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, अभी है बंदूक का सहारा, अभी है पे तुमको याद। ये इमरान खान के समर्थक है दर्शकों, लेकिन इधर 17 साल की कैद। आप सोचिए, यानी इमरान खान जेल में है और बुशरा को भी जेल के अंदर सड़ाने की तैयारी है। एक सेक्शन में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि पीपीसी के एक और सेक्शन में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को मजमूई तौर पे 17 साल की सजा, 17 साल के इमरान खान को और 17 साल की ही सजा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को अनाउंस की गई है। लेकिन दर्शकों, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे मुनीर और शहबाज की कोई बड़ी साजिश है? और क्या ये साजिश है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसी ये साजिश की जा रही है। कंगाल पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है दर्शकों। अपने नंबर 1 दुश्मन को मुनीर जेल में मारना चाहता है, यानी इमरान। इसलिए इमरान की पत्नी को भी सलाखों के पीछे धकेला जा चुका है। पाकिस्तानी अदालत ने तोशाखाना केस में सजा सुनाई है। आपको जानकारी दे दें, इमरान के साथ बुशरा को 17 साल की सजा सुनाई गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, जेल में भी मुनीर दोनों को टॉर्चर कर रहा है। जेल में इमरान और बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इमरान की बहनों के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में घसीटा गया और बुशरा को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है। खबर तो यह है, अलीमा खान जो इमरान की बहन है, सख्त लहजे में हुकूमत को चेतावनी दे रही हैं। कहा कि पाकिस्तान की आवाम अब खामोश नहीं बैठेगी और मुनीर के जुल्म और अन्याय का हिसाब सड़कों पर होगा। खबर तो यह भी है कि इमरान ने समर्थकों को जज्बाती पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा, इनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। इमरान ने क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भी संदेश भेजा है। साथ ही शहबाज मुनीर के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा, सड़क पर आंदोलन के लिए तैयार रहें। यह इशारा है कि पाकिस्तान में पीटीआई पर अब आर पार के मूड में आ गई है और गृह युद्ध का खतरा पाकिस्तान पर मंडराने लगा है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या, अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा तो क्या ये भारत के लिहाज से गंभीर मसला है? क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार है और इसका इशारा इमरान खान की बहन कर रही हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगी। सुनिए जरा। ये तो हम 2 महीने पहले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सजा होगी। बात इसकी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में क्यों डाल दिया है? आप एक कैदी से भी डर रहे हैं, आप एक कैदी से डरते हैं क्योंकि वो 90% पाकिस्तान की आवाज़ है। लेकिन आपका ख्याल है जिनकी आवाज़ है वो भी तो अपने लिए बोल सकते हैं। आप अगर आप इमरान खान को कैद तन्हाई में करेंगे, जो 90% 20 करोड़ यहाँ लोग हैं और जो 110 मिलियन जवान यहाँ पे हैं, आपका ख्याल है कि वो कितनी देर बर्दाश्त कर देंगे? दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव में जमकर जंग शुरू हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि अखिलेश यादव बुलडोजर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या बुलडोजर से डर लगने लगा है? पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं दर्शकों। बुलडोजर एक्शन को लेकर मांग उठने लगी है और ये पूरी की पूरी तस्वीर जो सिरप है दर्शकों, जो जहरीला सिरप है, उसके बाद यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि जो आरोपी हैं उनके साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई है। और मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये तस्वीर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी की। देख रहे हैं, खुद उन्होंने बताया कि जो मेन आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से है, ये उन्होंने बताया। और इसके बाद आज योगी आदित्यनाथ ने भी दर्शकों सीधे
सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। कसूर में बार जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अखिलेश यादव भी तुरंत जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया सुनवाता हूं मैं आपको। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। लेकिन दर्शकों, आपको जानकारी देता हूं मैं, ये जुबानी जंग तो चल रही है, लेकिन ये कहां तक जाएगी आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। सीएम योगी पर आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव खुद घिर गए। अखिलेश ने पहले बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए दर्शकों, उसके बाद सिरप कांड का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं से कनेक्शन पर उल्टा हमला बोला और अखिलेश की तस्वीर सिरप कांड के माफिया के साथ दिखाई। योगी ने कहा जो आरोप लगा रहे हैं उनकी तस्वीर भी आ गई है, साथ ही कहा कि माफियाओं के साथ अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर जारी होने के बाद अखिलेश यादव के सुर बदल गए। उन्होंने कहा माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा जो माफिया है उस पर बुलडोजर चले और कालीन भैया, कोडीन भैया, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। सुनिए जरा कैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग शुरू हुई, सुनवाता हूं आपको। पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? दर्शकों, आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको कुछ मिनट मुझे देने चाहिए। आप जहां बैठे हैं वहां पर बैठे रहिए, उठिए मत, क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा अरावली, और आपके भी जो पूर्वज हैं उन्होंने भी सुना होगा अरावली। लेकिन क्या अब अरावली नहीं रहेंगे? अरावली रेंज चली जाएगी? देश भर में यह सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों। ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, पहली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, दिल्ली में पॉल्यूशन है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और आप प्रदूषण को कम करने के बजाय और बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। ये अब देश के लोग कह रहे हैं। ये बढ़ाने वाला काम क्या है दर्शकों, बताता हूं मैं आपको। ये है दर्शकों अरावली रेंज जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आप इस अरावली रेंज को देखिए, कितनी खूबसूरत है, प्रकृति का अनूठा नमूना है जो आपके और हमारे लिए, लेकिन इसे खत्म करने की तैयारी की जा रही है। देखिए आप इस तस्वीर में, और अरावली जो आज से नहीं है, लाखों सालों से है दर्शकों, अब उस अरावली पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस अरावली को खत्म किया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। अरावली के
जो पहाड़ हैं, जो रेंज है, 4 राज्यों में फैले हुए हैं दर्शकों। आप राजस्थान से अब नीचे की तरफ आएंगे तो कई राज्यों में ये आपको अरावली रेंज दिखेगी, इसमें हरियाणा भी है। लेकिन यहां पर अरावली को खत्म करने के लिए क्यों आखिर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिस पर जनता आक्रोशित है दर्शकों? ये देख रहे हैं आप, ये आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यहां पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, पहाड़ दरक रहे हैं दर्शकों। अरावली में खनन चल रहा है और खनन तो खनन, अवैध खनन भी चल रहा है और इसलिए अब अरावली खतरे में है। अरावली रेंज खतरे में है दर्शकों। ये पूरे पहाड़ खतरे में हैं, आप खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, ये जीवन खतरे में है दर्शकों। और ये तो आपने दिन की तस्वीर देखी दर्शकों, मैं आपको रात की तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, लगातार पहाड़ को काटने का सिलसिला जारी है। लेकिन जब यही कट जाएंगे तो आपका और हमारा वजूद कैसे रहेगा इस दुनिया में? जब सांस लेने के लिए जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? और इसलिए अब लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। आपको पहली तस्वीर दिखा रहा हूं, यह आवाज उठी है राजस्थान से दर्शकों, देख रहे हैं आप, ये राजस्थान से आवाज उठी और पूरा शोर भारत में गूंज रहा है। सुनिए जरा। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, भोले की जय, हवा पानी आपकी, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। देखिए आप दर्शक, इसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सब हैं। और अब तो ये प्रदर्शन उदयपुर में भी शुरू हो गया और कहा जा रहा है कि नियम बदले जाएं। इसके लिए पिटीशन साइन की जा रही है दर्शक। और सिर्फ पिटीशन नहीं, अब लोग आवाज उठा रहे हैं। लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अरावली को क्यों खत्म किया जा रहा है और क्या इस विरोध के बाद अरावली पर कोई फैसला लिया जाएगा, कोई इस तरफ ध्यान देगा दर्शकों? क्योंकि पेड़ पहाड़ तो अपनी बात बोलेंगे नहीं, आपको और हमको बोलना पड़ेगा। अरावली को लेकर देश भर में कैंपेन शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में अरावली बचाओ कैंपेन चलने लगा है। अरावली पर सरकार और कोर्ट के रुख से लोगों में गुस्सा है। अरावली बचाओ कैंपेन में अब लोग सड़क पर आ गए हैं। देखिए जरा, लोगों की मांग है कि अरावली पर नए नियम को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा असर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर पड़ेगा दर्शकों। सरकार और कोर्ट के फैसले से इंसान की जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी और हमारी। देश की राजधानी दिल्ली और पूरा एनसीआर मरुस्थल बन जाएगा, क्योंकि सरकार के फैसले से अवैध खनन भी बढ़ेगा, वनों और पर्वत श्रृंखला पर अतिक्रमण होने लगेगा, वनों की अवैध कटाई होगी और तेजी से शुरू हो गई है वहां पर। इसलिए तो लोग गुस्से में हैं दर्शकों, देख रहे हैं आप। दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि अरावली रेंज वायु प्रदूषण को नियंत्रित करती है। अरावली की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है। बारिश का पैटर्न बदलने से नदियों में जल कम हो रहा है। कम बारिश की वजह से कई नदियां सूखने की कगार पर हैं, जिससे तापमान बढ़ रहा है, जीव जंतुओं पर असर हो रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला जैव विविधता की रक्षा भी करती है, जिसका सीधा असर मानव के अस्तित्व पर पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि अरावली रेंज मरुस्थल की रेत लू को रोकती है, धूल भरी आंधियों के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यह अरावली खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे दर्शकों। और इसलिए अब देश भर से आवाज उठने लगी है। सुनिए जरा देश भर से लोग क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। वैसे तो पहाड़ वगैरह सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सरकार के अंदर भी सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा है। नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं मानी जाएंगी। इस अनुसार हमारे राजस्थान में तो एक भी पहाड़ी नहीं बचेगी, जबकि हमारे राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है। जो भी अरावली श्रृंखला में आते हैं उनको अवैध लीज करवा करके पहले जो 100 मीटर से ऊपर का भी एरिया तोड़ते हैं। जब तक रिपोर्ट पे एक्शन होता है तब तक पहाड़ को अरावली श्रृंखला से बाहर कर देते हैं। ये तोड़ करके 100 मीटर से नीचे कर लेते हैं उसको। खनन माफिया द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है और खुला उल्लंघन करके हमारे जो जमीन, पहाड़, पर्वत और जंगल उन सबको समाप्त करने की ओर प्रयास किए जा रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये कई राज्यों की बात है। और सिर्फ राज्य की बात नहीं है, ये आपके और हमारे वजूद की बात है।
ये देख रहे हैं आप, ये है वो श्रृंखला। ये किस किस राज्य में, हरियाणा में है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, ये पूरा रेंज जो है दर्शकों, अरावली अगर खत्म होगा तो ये प्रभावित होगा। लेकिन दर्शकों आपने एक बात सोची है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसको लेकर लोग चिंता में आ गए। वो क्या है आपको बताता हूं। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है। आपको बताएं, अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। 4 राज्यों में फैला अरावली करीब 20 करोड़ साल पुराना है। दिल्ली से गुजरात तक अरावली करीब 650 किलोमीटर में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में करीब 15 जिलों में विस्तार किया गया है। इसलिए अरावली पर नए नियम से लोग चौतरफा गुस्से में हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा तय कर दी। की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की यह परिभाषा केंद्र सरकार की राय पर आधारित है। नियम 100 मीटर से ऊपर की पर्वतमाला को अरावली माना गया है। मतलब 100 मीटर से जो नीचे हैं वो टीले, छोटी पहाड़ियां अरावली नहीं मानी जाएंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस परिभाषा को वैज्ञानिक आधार बताया है। बड़ी बात क्या, अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिसका सीधा मतलब ये कि 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ी हैं उनकी खुदाई शुरू की जाएगी, उनका कटान किया जाएगा। और अगर कटाई और खुदाई होगी तो पर्यावरण पर इसका सीधा असर पड़ेगा दर्शकों, जिससे पर्यावरण पर असर भी पड़ेगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए तो देश भर में इसे लेकर आवाज उठने लगी है। लेकिन ग्राउंड जीरो से आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम राजस्थान के मोहनपुरा में, मेरे पीछे आप देखिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है और यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। इस वजह से स्थानीय लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस मामले पर सरकार प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाए। एक नाराजगी भी है, लेकिन इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या चुनौती होगी उसे लेकर उनके अंदर एक दर्द भी है। पर्यावरणविद जो हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर खनन का काम चल रहा है, अगर ऐसा ही आने वाले वक्त में रहा और इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ की नेक्स्ट जनरेशंस पे। दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपको बताएं। इधर बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से हुई है। 2026 में कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है। और कैसे मिशन शुरू किया है, सबसे पहली तस्वीर आपको बताते हैं पीएम मोदी के रोड शो की। बंगाल के बाद पहुंचे असम और वहां पर रोड शो किया है। फुल फ्रेम दिखाइए, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। और इधर आज प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, दिखाइए जरा गुवाहाटी में कैसी टर्मिनल बिल्डिंग तैयार की है। और इधर गुवाहाटी में गोपीनाथ जी की मूर्ति का भी उद्घाटन किया, दिखाइए जरा इसे भी फुल फ्रेम। कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे और कई चीजों को जनता को समर्पित किया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज कलकत्ता में भी हुंकार भरी दर्शकों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैंने आपको बताया, घुसपैठियों पर प्रहार किया, लेकिन निशाने पर थी ममता बनर्जी और बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे हुए थे। और इसलिए पश्चिम अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर से बड़ा संदेश दिया है। और यह संदेश क्या कहता है, यह कैसा संदेश है, आइए जरा आपको बताते हैं। यह संदेश है दर्शकों, मोदी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आपको जानकारी दें, एक दिन के दौरे पर उन्होंने ममता पर अटैक किया है। प्रधानमंत्री को नादिया जिले के रानाघाट में संबोधन करना था और मौसम की खराबी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली को कलकत्ता में वर्चुअली संबोधित किया है। मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल की सरकार कट कमीशन वाली सरकार है
और तृणमूल की जनता से लूटपाट और डराने धमकाने की सारी हदें पार कर दी है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बीजेपी ही एकमात्र उम्मीद बचे हुए है। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल के आम लोगों को केंद्र सरकार के कई स्कीमों का फायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त से तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से लोग परेशान हैं। इसलिए बिहार में बीजेपी की जीत ने बंगाल के द्वार खोल दिए हैं। बिहार में एक स्वर में जंगल राज के शासन को नकारा गया है और अब पश्चिम बंगाल को महाजंगल राज से मुक्ति दिलानी है। पिछले 8 महीने में पीएम मोदी का यह 5वां बंगाल का दौरा है। दर्शकों, बड़ी बात क्या, पश्चिम बंगाल में अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे। असम में गुवाहाटी में कांग्रेस पर उन्होंने सीधा अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा असम विरोधी काम किया है और वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी है। यहां की डेमोग्राफी में बदलाव किया है। कांग्रेस की वजह से असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे हैं। आज उन्होंने एयरपोर्ट में नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। आपको जानकारी दें, 15,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी है और अभी से उस तैयारी में पीएम मोदी जुट गए हैं। सुनवाते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए जरा। कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। और अब दर्शकों, इधर राहुल गांधी पर आज निशाना साधा गया। राहुल गांधी कहां हैं दर्शकों? जर्मनी में। कहीं वो BMW के शोरूम में जा रहे हैं, सुपर बाइक देख रहे हैं, कार्स देख रहे हैं। और आज एक तस्वीर जारी की दर्शकों, क्योंकि राहुल के जर्मनी दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई है। ये वो तस्वीरें बीजेपी ने जारी की है जो जॉर्ज सोरोस की करीबी हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये तस्वीर बीजेपी ने जारी की। कॉर्नेलिया से मुलाकात हुई है जो जॉर्ज सोरोस की करीबी हैं और इसलिए उन पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों में। यह है वो तस्वीर, देखिए इधर कॉर्नेलिया वॉल से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है और ये जॉर्ज सोरोस की करीबी हैं, यानी लेफ्ट लॉबी जो दुनिया भर में काम करती है, उस पर अब राहुल गांधी के साथ संबंध की बात होने लगी है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, एक एक तस्वीर अभी तक सामने आई है और एक एक तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है उसने बताया कि राहुल गांधी कैसे फंस चुके हैं। राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी में है, बर्लिन में कई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन राहुल का दौरा विवादों में आ गया है। राहुल पर भारत विरोधी लोगों से मिलने के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने उन पर देश विरोधी मुलाकात के आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि राहुल ने कॉर्नेलिया वोल से मुलाकात की है। कॉर्नेलिया सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं और इस यूनिवर्सिटीज को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फंडिंग मिलती है। बड़ी बात क्या है दर्शकों, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की एक बड़ी संस्था है जो भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अभियान चलाती है, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश करती है। जॉर्ज सोरोस पर कई बार भारत विरोधी गंभीर आरोप लगे हैं और उन्होंने खुलेआम मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की धमकी दी थी। और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात पर देश में सियासत गर्मा गई है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, हो सकता है राहुल गांधी हफीज सईद से मिले। हफीज सईद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की, इसीलिए ये चिंताजनक है। ये और दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती हैं, वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। इस दौरान इंसान को धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर होने वाला है। बुरे समय में आपकी निंदा भी होगी, लेकिन उससे विचलित होने के बजाय अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। तनाव से केवल समस्याएं पैदा होती हैं,
समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है और स्वस्थ रहना पड़ता है। दर्शकों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH